नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी कैफ़े में एक ताज़ा कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है इशारेबाजी। माधव की अपने मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं होती। उसके माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद तो उसकी मोहल्ले में बोलचाल बिल्कुल ही कम हो गई थी। नहीं, वो कोई बुरा आदमी या किसी रईस बाप की बिगड़ी बदतमीज औलाद नहीं था। कुछ कम बोलने की आदत थी और कुछ उसकी हरकतें ऐसी थीं जो वाकई अमूमन आमतौर पर सहज नहीं लगती किसी को, और इसी वजह से लोग उससे बात करने में सहज नहीं हो पाते। मसलन कॉलेज के समय उसका वो दिवाली पर अपनी साइकिल बेचकर मोहल्ले के हर घर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बांटना। घर में बहुत डांट पड़ी थी उसे। माँ ने तो मारने को हाथ हवा में उठाते हुए दांत पीसकर उसको कहा था, पागल हो गया है, अपने घर का सामान बेचकर भला कोई ऐसी दिवाली मनाता है। और तमाचे की संभावना से बिना डरे उसने माँ को मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अपनी साइकिल बेची। उस कुम्हार के बच्चे रोटी खा सकें इसलिए उसकी दुकान पर तो भगवान ही खुद बिकने आ गए थे। मैंने तो बस अपनी साइकिल बेच कुम्हार के बच्चों के लिए रोटी खरीद ली थी। भगवान साथ में मिल गए। सब मैं रख लेता तो बाकियों को कैसे मिलते, इसलिए उन्हें सबके घर बांट दिया। ये सुन माँ कुछ कह ना पाई, मगर उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर बहुत कुछ कह गया। और जब उनका हाथ निढाल होकर नीचे हुआ तो माधव वहां से चला गया और माँ बस डबडबाई आंखों से उसे देखती रह गई। और ऐसे ही एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उसे कोई इनामी रकम मिली तो उसने अपने मोहल्ले के मोची के बेटे की स्कूल की फीस भर दी और फिर मोची की दुकान पर छप्पर भी डलवा दिया। किसी ने जब पूछा कि क्या फीस भरना काफी नहीं था जो उसकी दुकान के छप्पर पर बचा पैसा लगा दिया, तब जवाब में हंसते हुए माधव ने कहा, अरे उस बच्चे का बाप अगले साल फीस भर सके इसलिए उसकी दुकान में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। माधव की बातों को समझना किसी के लिए आसान नहीं। बेहद शरीफ था, कोई ऐब नहीं थे, लेकिन इतना सुलझा या शायद इतना उलझा था कि किसी के लिए उसकी बातें समझना आसान नहीं था। इसलिए लोग उससे बात करने में अमूमन कतराते थे, और वो भी दुनियादारी से बेफिक्र अपनी दुनिया में मस्त और व्यस्त रहता। मोहल्ले वालों को भी अब उसकी उस हैरान करने वाली संवेदनशील पर्सनालिटी और व्यवहार की आदत हो चुकी थी। लेकिन जब उस रोज वो माला को शादी करके घर ले आया तो सब हैरत में पड़ गए, लेकिन किसी के पास बोलने को तो कुछ था नहीं। आखिर माधव एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला, समाज में इज्जत वाला इंजीनियर जो था। मोहल्ले में अगर किसी से 21 ना हो तो 19 भी नहीं था। कोई कुछ कहे भी तो भला कैसे। ना उसने किसी को कुछ बताया और फिर ना किसी ने उससे कुछ पूछा। उसके लिए ये शादी शायद एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। उसका जीवन जैसे चलता था वैसे ही अब भी चल रहा था। बस अब फर्क इतना था कि जब सुबह दफ्तर जाता तो छत पर माला मुस्कुराते हुए विदा करने को कभी हाथ हिलाती तो कभी माधव उसे फ्लाइंग किस भेज देता, जिसे वो मुस्कुरा कर मुट्ठी में भींच लेती। कभी वो छत से ऑफिस पहुंचकर फोन पर बात करने का इशारा करती तो कभी नीचे गाड़ी में बैठते हुए माधव दिल पर हाथ रख उसे कॉल करने की तसल्ली देता। वाकई बड़ा रोमानी था सब। लेकिन इन दोनों की इस इशारेबाजी से मोहल्ले की चाचियों और ताइयों को मुश्किल होने लगी। गुप्ता चाची तो उस रोज अपनी छत पर कपड़े सुखाने आई तो बगल वाली छत पर मिश्रा ताई को देख कपड़ों की बाल्टी नीचे रख पहले उनकी ओर बढ़ते हुए बोली, अरे भाभी, माधव को देख रही हो? सुंदर बहुरिया ले आया है तो क्या ऐसे खुल्लम खुल्ला इशारेबाजी करेगा? और उधर छत पर फैली अपनी साड़ी से सूखे पापड़ उखाड़ते हुए मिश्रा ताई बोली, हाँ कह तो सही रही हो, ये लड़का तो बड़ा बेशरम हुईगा है। अभी सब देख मोहल्ले के जवान लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा। जवाब में मुंह बनाते हुए गुप्ता चाची बोली, अरे वो लड़की बदतमीज भी है। हमें लगा देखेगी तो नमस्ते तो करेगी ही, लेकिन मेम साहब बस मुस्कुराए देती हैं। हमने तो भाई 32 कोने का मुंह बना लिया उसे देख। लगा शायद समझ जाए सारा, लेकिन नहीं, बड़ी ढीठ है। पापड़ छोड़ मिश्रा ताई अपनी पड़ोसन को देखते हुए बोली, हाँ सही कह रही हो, हमारे छज्जे के तो एकदम सामने ही है उनका चौका। हमारी नज़र पड़ी तो कमबख्त मुस्कुराए जाए, लेकिन मजाल है जो गर्दन झुकाए ले या एक शब्द बोल दे। हम भी अब मुँह फेर लेते हैं उससे।
फिर गहरी सांस लेकर ताई जी बोली, चलो कोई बात नहीं, हम ही बुरे बन जाते हैं मोहल्ले के लिए, और तो कोई बोली है नहीं। आज शाम माधव दिखे तो हम ही कहते हैं कि तोता मैना को जो चोंच लड़ानी हो घर में लड़ाए और बहुरिया को कुछ तमीज सिखाए। तो शाम को गुप्ता चाची मिश्रा ताई के दरवाजे के बगल में बने चबूतरे पर बैठ गईं और ताई से बातें होने लगी। दोनों दरअसल माधव के ऑफिस से वापस आने के इंतजार में बैठी थीं। माधव ने जैसे ही दरवाजे पर गाड़ी रोक हॉर्न बजाया, वैसे ही उसे मिश्रा ताई ने बुला लिया। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा और उनकी ओर बढ़ा, और उधर उतनी ही देर में माला भी दरवाज़ा खोलने से पहले रोज की तरह पहले छत पर आ गई। लेकिन माधव को मिश्रा ताई से बात करता देख वो सौम्यता से मुस्कुराते हुए उन तीनों को रुककर देखने लगी। शायद माजरा समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अमूमन तो माधव सीधे घर के अंदर आ जाता था। नीचे से तीनों ने एक नज़र माला को देखा और फिर माधव ने उसे मुस्कुराकर एक इशारा किया और फिर अपने मोहल्ले की चाची और ताई को देखते हुए बोला, बताइए क्या हुआ। चाची अपना गला साफ करते हुए मुंह सिकोड़ते हुए बोली, देखो बेटा, तुमने शादी कर ली, हमें बताया नहीं, बहू से मिलाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तुम दोनों की ये इशारेबाजी होती है ये सही नहीं। हर घर में यहाँ जवान लड़के लड़कियाँ हैं और गलत असर पड़ता है उन पर, बेटा समझा करो। और फिर मिश्रा ताई अचानक गुप्ता चाची को टोकते हुए बोली, अरे बेटा, तुमको जो चोंच लड़ानी हो घर में लड़ाओ, और बेटा माना तुम हम सबको चवन्नी भर की इज्जत नहीं देते हो, लेकिन हम तो तुम्हारे माँ बाप के लिहाज में तुम्हारे बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। अरे बहुरिया ने ये तो देखा सुना होगा कि बड़ों की इज्जत की जाती है, तो कम से कम उसे दुई बातें दुनियादारी की सुनाओ, बोलो उससे कि बड़े दिखे तो हाथ जोड़ नमस्ते कर ले। मुझे बस मुस्कुराती रहती है। माधव ने अब मुस्कुराकर एक बार छत पर खड़ी माला को देखा और एक गहरी सांस लेकर ताई और चाची से कहा, क्या बताएं ताई, बस मुस्कुरा ही तो पाती है, न बोल पाती है न सुन पाती है। माधव की बातें सुन दोनों के चेहरे का रंग हो गया। अब न उनके पास कुछ कहने को था न सुनने को। माधव ने मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया और अपने घर की ओर मुड़ा। सामने दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई माला को एक इशारा कर वो उसकी ओर फिर बढ़ चला।